Hello everyone, I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's class I am going to teach you about the properties of the colloids. So in this session I am going to teach you about the colligative properties, Tyndall effect, the color shown by the colloidal particles, Brownian motion exhibited by the colloidal particles, and the charge possessed by the colloidal particles. Along with this I am also going to teach you about the electrokinetic potential and the zeta potential. So let's begin. So next heading है हमारी properties of colloidal solution. Properties of colloidal solutions. तो properties काफ़ी important हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारे पॉइंट इसमें हमसे पूछे जा सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस में. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. जैसे पहला है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो आपने सॉल्यूशन चैप्टर्स में पढ़ी थी और जिसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती हैं. जिसमें हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी: relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point and osmotic pressure. ओके, अब बात करते हैं कि कोलाइडल की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर बिगर इन साइज. कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं ये बिगर होते हैं. तो बिगर होने का मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास ये रखेंगे. और अगर आपको याद हो तो हमने उस लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी और अगर मॉलिक्यूलर मास घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी. तो यानी कि ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि इनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लेसर होगी. किससे कंपेरिजन में? सॉल्यूशन की कंपेरिजन में. ओके, तो दे हैव लेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैन सॉल्यूशंस. इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसका मतलब उनके नंबर्स ज़्यादा होंगे, और इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो इसीलिए इनके नंबर्स कम हो जाते हैं. तो नंबर्स घटने की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल्स की कम होती है. ओके, तो इन कंपेरिजन टू ट्रू सॉल्यूशंस के कंपेरिजन में दे हैव लेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसकी वैल्यू ये लेस रखते हैं. ओके, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ मैंने आपसे क्या बताया कि इनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन कंपेरिजन टू ट्रू सॉल्यूशंस घट जाते हैं. तो ये 2 वजह थी जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनकी जो होगी वो ट्रू सॉल्यूशन से कम होगी. ओके, अब नेक्स्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा था एग्जाम में, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट. सेकेंड वन इज टिंडल इफेक्ट. ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्या है एक्चुअली, ये हमने क्लास आई थिंक 9th में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो पहले हम आपको एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको हो सकता है समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई हैव टेकन 2 glass of mixtures. This is having the water with salt and this is having the water with milk. Okay, so this becomes the true solution and this is the colloidal solution. So I am going to just try to show you about that Tyndall effect, why this true solution is not having any kind of Tyndall effect, means scattering of light, whereas whenever I will pass the beam of light through this colloidal solution, the path of the light become a little bit visible because I don't have any such kind of the material by which I can produce a very thick or very heavy beam of light. Okay, so I am trying it with the help of my mobile phone. So let's see what happened. So for performing this activity I will just switch off the light because dark room is required for this activity. बिना डार्क रूम के हम ये एक्टिविटी कर नहीं सकते क्योंकि हमें एक बीम ऑफ लाइट देखनी है, सिर्फ बीम ऑफ लाइट के बारे में जानना है. सो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द लाइट. सो इस डार्क रूम में मैंने एक बीम ऑफ लाइट बनाने की कोशिश की है. देखिए ये एक बीम ऑफ लाइट है जो मैंने इस बुक पे भी फॉलो करके दिखाया है आपको. अब मैं इसके सामने रखने जा रहा हूँ सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन. ठीक है, ये एक बीकर है और इस बीकर पे जैसे ही मैं लाइट को फॉल कर रहा हूँ तो इसके बीच में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है पर लाइट पूरी ट्रांसमिट होकर बाहर निकल जा रही है.
ओके, मतलब इसका पाथ विजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा के अब मैं यहाँ पर इसी बीम के सामने कोलाइडल सोल्यूशन रखने जा रहा हूँ मिल्क और वाटर का, ये देखिए। तो ये लाइट जो है कि पूरा का पूरा पाथ आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लाइट ट्रांसमिट भी हो रही है, पर ट्रांसमिट होने के बाद इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी वीक हो गई और ये डिस्पर्स भी हो गई, ओके, क्योंकि डेंसर मीडियम से होकर जा रही है। तो ये जो पाथ आपको पूरा विजिबल होता दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है आपको सबको, ओके। ये पाथ पूरा का पूरा विजिबल हो गया है, ठीक है। तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो पाथ की विजिबिलिटी है, ये ऐसा क्यों विजिबल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्कैटरिंग हो गई है, पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर हो गए हैं, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा टिंडल इफेक्ट है क्या। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक एकदम क्लियर है। देखिए पूरा पाथ विजिबल है, ओके। इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हुआ क्या। कि जैसे मान लेते हैं कि कोलाइडल में एक आपने ये ट्रू सॉल्यूशंस का रखा हुआ है कंटेनर, और फिर यहाँ पर आपने रखा हुआ है कोलाइडल का, ओके। तो टिंडल इफेक्ट क्या कहता है? टिंडल इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हो, सोर्स ऑफ लाइट थी यहाँ पे, है ना, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट थी, ये लाइट का सोर्स है। आपने जैसे ही इसमें से लाइट को पास किया, तो जब ये लाइट इसमें से यहाँ से होके जा रही है, तो इसके अंदर जब ये ट्रू सॉल्यूशन से पास होती है तो आराम से पास होके निकल जाएगी, इधर से ट्रांसमिट हो जाएगी, और आपको इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा इन दिस बीकर और इन दिस ग्लास। पर जैसे ही इसको आप इसी सेम लाइट को अगर आपने कोलाइडल सोल्यूशन से पास किया, तो आपको इसके अंदर का जो पाथ है वो विजिबल दिखाई पड़ेगा। ये जो पाथ है ये विजिबल हो जाएगा, ट्रांसमिट तो होगी लाइट, दिस इज़ द ट्रांसमिटेड लाइट, और ये जो पाथ है जिस पाथ से होकर जा रही है ये विजिबल हो जाएगा, ओके। तो इसी को अगर इसी की बात कहेगी, सबसे पहले इसको फैराडे ने ऑब्ज़र्व किया था, पर इसको टिंडल ने इसको बाद में बहुत डिटेल में पढ़ा, तो इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो फिर से समझिए मैंने क्या बताया कि कोलाइडल सोल्यूशन अगर भरा हुआ है किसी कंटेनर में, ये कोलाइडल सोल्यूशन है, और इसमें आपने यहाँ से लाइट को पास किया, तो ये जो पूरा का पूरा पाथ था, ये पाथ उसका विजिबल हो गया, ये ट्रांसमिटेड लाइट इधर से निकल गई, ओके। अब ये पाथ जो विजिबल हुआ है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इससे पहले हमें ये जानना है कि इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए अगर आपने एक माइक्रोस्कोप लगा के इसको वर्टिकली ऑब्ज़र्व किया यहाँ से, ओके, तो यहाँ जब आप वर्टिकली ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको एक पॉइंट, मतलब एक जो पार्टिकल है वो सीधे सीधे दिखेगा कि ये यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी वजह से लाइट दिख रही है। तो ये एक कोन बनाता है इस तरीके से, जिसको हम टिंडल कोन का नाम देते हैं, ओके। ये एक टिंडल कोन, क्योंकि ये पार्टिकल की लाइट ऐसे जाएगी और इस पार्टिकल की लाइट ऐसे जाएगी। इसी इंटरसेक्शन में आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोप से ये पार्टिकल दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली ये पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ता है, ये पार्टिकल से स्कैटर की हुई लाइट दिखाई पड़ती है। तो ये बन गया आपका टिंडल कोन, दिस इज़ टिंडल कोन, ओके। ये क्या कहलाता है? टिंडल कोन, क्लियर। अब बात ये है कि ये पाथ विजिबल क्यों हुआ, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं हुआ, इसमें हुआ क्यों? तो इसकी वजह ये है कि इसकी कोई भी चीज़ आपको कब दिखाई पड़ती है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट स्कैटर होकर आपकी आंखों तक आती है, ओके। तो सिंपल सा रीज़न है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट की स्कैटरिंग ही इसकी वजह है, जिसकी वजह से हमें उसका पाथ विजिबल हो रहा है, क्लियर हुआ। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वो लाइट का पाथ हमें दिखाई पड़ने लगा। पर ये जो इल्यूमिनेशन हुआ है, इसकी वजह से लाइट हमें दिख रही है, इसके पीछे आपके दो पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पॉइंट्स कोलाइडल सोल्यूशन जस्टिफाई कर रहे हैं या सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी टिंडल इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज का जो डायमीटर होगा that should be greater than the wavelength, greater than the wavelength of the light। जो डायमीटर है वो लाइट की वेवलेंथ से डायमीटर जो है पार्टिकल का बड़ा होना चाहिए। या अगर आप उल्टा कहना चाहें तो आप ये कहें कि जो डायमीटर है डिस्पर्स फेज का, दैट शुड नॉट बी लेसर दैन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ओके। पहला क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे आप ये कहते हो कि ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। दूसरा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस लिखेंगे क्योंकि दो हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज,
एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनके बीच में बिग डिफरेंस होना चाहिए, इनमें डिफरेंस होना ज़रूरी है। ओके तो अगर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, तो ये दो सिचुएशन या दो क्राइटेरिया अगर आप जस्ट सेटिस्फाई कर रहे हो कोलाइडल में तो टिंडल इफेक्ट होगा। ओके अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के जो हमने देखे हैं। बहुत सारे घरों में आप जनरल ऑब्जर्वेशन करते हो, जैसे कि क्लास 9 में ही पढ़ा था हमने कि अगर आपके घर में कहीं एक छोटा सा होल है खिड़की में, आप खिड़की जरा सा खोलते हो तो आप देखते हो कि सुबह के समय जब सनलाइट इंटर करती है आपके उस खिड़की से तो आपको पूरा का पूरा सनलाइट का पाथ आपको दिखाई पड़ता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, जो डस्ट पार्टिकल हैं हमारे रूम में वो डस्ट पार्टिकल मूव करते हैं, उसके उसी पे लाइट टकराती है और टकराने के बाद स्कैटर होती है जिसकी वजह से वो लाइट का पाथ हमें दिखता है। इसके अलावा अगर हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन को अगर आप कभी ऊपर नज़र उठा के देखिए तो प्रोजेक्शन पे भी आपको वो पूरा का पूरा पाथ दिखाई पड़ेगा बीम का। या कभी विंटर में हम अभी अपने कार में अगर जा रहे हैं कार पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फॉग होता है तो आप देखते हो जब लाइट आप ऑन करते हो तो पूरी की पूरी पाथ आपको दिखती है, वो बीम का पाथ आपको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो उस रास्ते में आने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं और लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको टिंडल इफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसी टिंडल इफेक्ट की कैटेगरी में इसी टिंडल इफेक्ट की वजह से सिगमॉन्डी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था। एंड दिस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इज़ ओनली बिकॉज टू ऑब्जर्व वेदर द सोल्यूशन इज़ कोलाइडल और ट्रू सोल्यूशन। ओके तो ये क्या करते थे, उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से लाइट फॉल करके देखते थे कि अगर स्कैटरिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि वो कोलाइडल है, नहीं हो रही है तो वो कोलाइडल नहीं है। और ये जो मेथड था, ये मेथड सिर्फ मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो आप स्कैटर हो रही है तो ये पार्टिकल की साइज़ नहीं बता रहा है, ये वहाँ से स्कैटर हुई लाइट के बारे में बता रहा है। ओके तो जो आपको दिख रहा है वो स्कैटर लाइट दिख रही है, ना कि पार्टिकल दिख रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया टिंडल इफेक्ट। नाउ हम बात करते हैं कलर की। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी दैट इज़ कलर। तो कलर जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे शो, मोस्ट ऑफ देम आर शोइंग द कलर, एंड जो कलर वो शो कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जिस भी वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर करेंगे उसी कलर के वो दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है ये डिस्पर्स फेज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही स्कैटर कर रहे हैं। तो ये 2-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल, साइज़ कैसी है पार्टिकल की, उसका नेचर कैसा है, और इसके साथ साथ द डायरेक्शन फ्रॉम विच यू आर ऑब्जर्विंग दैट स्कैटर्ड और ट्रांसमिटेड लाइट। तो क्या चीज़ मैंने बताई, ये साइज़ क्या है, पार्टिकल की साइज़ क्या है और नेचर क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। ओके एंड इसके साथ साथ दूसरी मैंने क्या बताया, डायरेक्शन फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द लाइट। क्लियर? तो कलर होने का मतलब समझ में आ गया आपको कि स्कैटर करते हैं। आपके बुक में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको रीड आउट करके बताता हूँ, आप घर पे चाहें तो कर भी सकते हैं डार्क रूम में। तो द कलर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑल्सो चेंजेज विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट। तो दो चीज़ें हो गई, नेचर on the size and the nature of the particle, and the color of the colloidal solution also changes with the manner in which you observe observer receives the light. For example, a mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light. Reflected light का मतलब आपने perpendicularly उसको देखा, vertically देखा आपने, and red when viewed by the transmitted, यानी कि ग्लास के इधर से देख रहे हो। अगर आप जैसे मान लेते हैं कि ये एक बीकर है, इस बीकर में आपने लाइट यहाँ फॉल किया और ये लाइट इधर निकल गई, तो ये जो लाइट निकल रही है ये ट्रांसमिटेड है, ये ट्रांसमिटेड लाइट है। और जब ये अगर आप ऐसे देख रहे हो, सामने से देख रहे हो या इधर से कहीं से भी देख रहे हो, तो ये जो है यहाँ से जो स्कैटर होकर लाइट आ रही है स्कैटरिंग की, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहलाती है। ओके तो अगर आपने ऐसे सामने से देखा तो रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, इधर से देखा मतलब लाइट सोर्स इधर से था, लाइट इधर से जा रही और निकल जा रही, तो आप इधर से ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, तो ये ट्रांसमिटेड लाइट होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब मिल्क और वाटर का आप कोलाइडल बनाते हो और जब उसको आप रिफ्लेक्टेड लाइट की तरफ से देखते हो तो ब्लू दिखता है, लेकिन जब ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ से देखते हो तो रेड दिखता है। तो ये तो हो गया व्यूअर किधर से देख रहा है, ऑब्जर्वर किधर से देख रहा है। दूसरा मैंने क्या बताया, साइज़, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट जो था वो रेड कलर का होता है, ठीक है, बट एज यू आर इंक्रीजिंग द साइज़ इट अपीयर्स पर्पल देन ब्लू एंड फाइनली गोल्डन। तो जैसे जैसे पार्टिकल की साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे भी उसकी वेवलेंथ बदलती जा रही है,
क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब टिंडल इफेक्ट पढ़ाया था तो पहला पॉइंट बोला था, पहला क्राइटेरिया बोला था कि डायमीटर जो होता है डिस्पर्स फेज का वो वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि वेवलेंथ और डायमीटर का कोई ना कोई रिलेशन है। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द डायमीटर देन द वेवलेंथ जो है, जो उस डायमीटर से छोटी वेवलेंथ की रेडिएशन से वो तो अगल बगल से निकल जाएंगे। तो यानी कि जो बिगर वेवलेंथ वाली लाइट है वही जाके स्कैटर होगी। ठीक है, तो यानी साइज़ इज़ ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसका ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज़ द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ द ब्राउनियन, BRO, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट है क्या एक्चुअली? इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन, जो कि बहुत जाने माने बॉटनिस्ट रह चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने एक कंटेनर में जैसे ही इन्होंने पॉलन ग्रेन्स डाले थे, तो पॉलन ग्रेन्स डालते ही इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर नॉट गेटिंग द स्टॉप। जैसे उनको पानी में डाला तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं, वो चलते जा रहे, जिसको उन्होंने जिगजैग मोशन के नाम से बोला कि इस टाइप के मोशन को हम जिगजैग मोशन बोलेंगे, रैंडम मोशन बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कंटेनर था तो ये रह गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे कहीं भी जा सकता है, तो ये जिगजैग मोशन है। ओके, जिगजैग मोशन कहलाया। तो पॉलन ग्रेन्स जो थे ये जिगजैग मोशन शो कर रहे थे, और क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट पड़ा। तो सेम बिहेवियर जब ये स्टडी आगे बढ़ी कोलाइडल की तरफ आई, तो सेम बिहेवियर देखी गई सारे कोलाइडल पार्टिकल्स में कि कोलाइडल पार्टिकल्स भी लगातार जिगजैग मोशन कर रहे हैं, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये हो क्यों रहा है ना, इसकी जानने की ज़रूरत है। तो ये जो जिगजैग मोशन है इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, जैसे मान लेते हैं फुटबॉल है, फुटबॉल के बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो लगातार खेल रहे हैं, तो फुटबॉल तो एक जगह रुकती नहीं है, कभी इधर गई, कभी इधर गई, कभी उधर गई, कभी तेज़ी से आई, कभी धीमे आई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो फुटबॉल है वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स से किक हो रही है। ठीक है, जैसे फुटबॉल है जो वो कभी किसी प्लेयर ने बहुत तेज़ इसको हिट किया तो बहुत दूर चली गई, फिर किसी ने सिर्फ वहीं रोक लिया उसको तो वहीं रुक गई, बहुत धीमे धीमे चल रही है, फिर किसी ने धीमे से इसको पुश किया। तो यानी कि वो जिगजैग मोशन लगातार बॉल कर रही है, पर वो अलग अलग स्पीड से मूव कर रही है। ओके, तो ये ब्राउनियन मूवमेंट है, इसके बारे में ये कहा गया इट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू बी ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। तो जो अंदर डिस्पर्जन मीडियम भरे हैं, ये डिस्पर्जन मीडियम उन कोलाइडल पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स फेज को लगातार कोलाइड कर रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं। तो ये एक अनबैलेंस फोर्स के साथ पुश करते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न हुआ। और दूसरी बात क्या है, अगर ये पुश कर रहे हैं तो फिर ये एक दूसरे के साथ स्टिक करके क्यों नहीं सेटल हो जाते हैं? ये एक पॉइंट उठ सकता है कि एक बार इधर से मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल डिस्पर्स फेज ने उसको पुश किया तो ये यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ ऐसे चल रहा है, तो ये चल क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं जाता? रुक जाएगा मतलब ये सेटल हो जाएगा। सेटल होने का मतलब क्या हो? प्रेसिपिटेट बना लेना। तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हर एक कोलाइडल के पास कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो प्लस या तो माइनस। तो जब सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल जो आसपास हैं वो प्लस चार्ज के हैं, तो ये भी एक वजह होती है। डिस्पर्जन मीडियम तो पुश कर ही रहा है। दूसरी वजह क्या होती है कि मान लेते हैं कि कोई कोलाइडल किसी दूसरे कोलाइडल पार्टिकल के पास जा रहा है, तो दोनों सेम चार्ज पोजेस कर रहे हैं, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कलेक्ट ही नहीं हो पाते। जब कलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो पीपीटी में वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वो कोलाइडल के रेंज में ही हमेशा बने रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कोलाइडल जो होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं, दे डू नॉट गेट सेटल्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्टेबल हैं, मतलब ये अपने कोलाइडल फॉर्म में रहेंगे। लेकिन सस्पेंशन के केस में क्या होता है, आपने उसको घोला और छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, धीमे धीमे करके वो सेटल हो जाता है। क्यों वो सेटल क्यों हो जाता है सस्पेंशन? क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं होता, तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक करके कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, ये हो गया ब्राउनियन मूवमेंट। अब हम प्रॉपर्टीज़ के और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। चार्ज, तो ये चार्ज कैसे आया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चार्ज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि इनके ऊपर चार्ज होते हैं, तो ये चार्ज आया कहाँ से? ओके, तो जो चार्ज है, चार्ज जो पार्टिकल्स पे चार्ज है
तो आप पहले देखो कि चार्ज के लिए आपके बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें लिखा है कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स जितने भी हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज हैं। देन बेसिक डाइस्टेप, मिथाइलिन ब्लूस, ये ब्लू सॉल, देन हीमोग्लोबिन ब्लड, है ना, ये सब पॉजिटिवली चार्ज हैं। कुछ ऑक्साइड्स मेटल की हैं। देन नेगेटिवली चार्ज में मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सॉल्ट, देन मेटेलिक सल्फाइड्स हो गए, एसिड डाई स्टफ हो गए, इयोसिन, कॉन्गो, रेड सॉल्ट, है ना, ये सॉल्ट सब, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि चार्ज आया कैसे। तो दिया वर वेरियस कॉन्सेप्ट, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे बहुत पुराने कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल, जिसको हमें अभी जानने की ज़रूरत कुछ खास नहीं है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शनल फोर्स पजेस करते हैं, मतलब जब ये एक दूसरे से रब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिस्पर्स फेज जो हैं वो अपने पर्टिकुलर आयंस को रिमूव कर देते हैं, तो इसकी वजह से ये चार्ज हो जाते हैं, मतलब फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से जो रगड़े अगर तो क्या हुआ कि वो ब्रेक डाउन हो गए। ब्रेक डाउन होने के बाद वो डिस्पर्स फेज एक चार्ज रख लेगा, दूसरा चार्ज डिस्पर्जन मीडियम के पास चला जाएगा। तो ये एक हो गया ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जो दूसरा पॉइंट है हम ये कहते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की वजह से जैसे सोप मॉलिक्यूल्स हैं C17 S35 COO Na+, जैसे इसको आप पानी में डालिए ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो ये एक तरीका ये भी था समझने का कि ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसमें चार्ज डेवलप कर जाता है। और जो थर्ड, जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड था, इसको हम प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन है क्या? सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ये कहता है कि जब कोई कोलाइडल सॉल्ट बनता है तो कोलाइडल सॉल्ट के ऊपर वो चार्ज एडजॉर्ब हो जाता है जो कि उस कोलाइडल में किसी का भी कॉमन होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक A, B, ये एक कोलाइडल है, तो कोलाइडल ये कोलाइडल अपने ऊपर या तो A+ को एडजॉर्ब करेगा या तो अपने ऊपर B- को करेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये B+ है, A- भी हो सकता है। तो इन दोनों में से ही किसी को इसी को प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन बोलते हैं कि जो इन दोनों में कॉमन हो उन्हीं में से किसी एक आयन को अपने ऊपर एडजॉर्ब करेगा और इसी एडजॉर्प्शन की वजह से इनके ऊपर चार्ज आता है। ओके, अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन को पढ़ेंगे। तो कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट को आपने Ki के साथ रिएक्शन करा तो इसने बना लिया सिल्वर की आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो ये सिल्वर आयोडाइड एक सॉल है, दिस इज़ अ सॉल। तो सिल्वर आयोडाइड जब सॉल है तो इसके ऊपर या तो Ag+ का एडजॉर्प्शन होगा या तो इसके ऊपर I- का एडजॉर्प्शन होगा। पर हम ये पता कैसे लगाएं कि इसमें Ag+ का होने वाला है या I- का एडजॉर्प्शन होने वाला है? तो ये पता चलता है इस रिएक्शन से। अगर AgNO3 इज़ डिजॉल्विंग इन Ki, मतलब ये लेस अमाउंट में है और ये ग्रेटर अमाउंट में है, तो सारा का सारा सिल्वर तो कंज्यूम हो गया सॉल्ट बनाने में। ओके, लेकिन क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में था तो अभी भी उस सोल्यूशन में ये रिएक्शन होने के बाद भी Ki वहाँ पे आपको मिलेगा, उस पूरे मिक्सचर में Ki मिल जाएगा क्योंकि AgNO3 का सारा Ag तो कंज्यूम हो गया AgI बनाने में। ओके, जो NO3 था वो KiNO3 में कन्वर्ट हो गया, पर कुछ बहुत सारे Ki के मॉलिक्यूल अभी वहाँ बचे होंगे उस मिक्सचर में। तो इस Ki का K+ और I- में से क्या चीज़ का कॉमन है? I कॉमन है, जो AgI में अवेलेबल है, तो I- का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। यानी कि जब AgNO3 यहाँ पर लेस अमाउंट में था, Ki ज़्यादा था, यानी आप इस तरह से कह सकते हो व्हेन KgNO3 इज़ रिएक्टिंग विद Ki, व्हेन AgNO3 इज़ मिक्सिंग विद द Ki, ठीक है, या ये लेस अमाउंट में, ये लार्ज अमाउंट में है, तो ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट बनाया। अब इसी का मैं उल्टा कह दूँ कि Ki इज़ मिक्सिंग विद द AgNO3, मतलब Ki लेसर है और AgNO3 एक्सेस में है, तब क्या होगा, सारा Ki तो इस्तेमाल हो गया लेकिन अभी वहाँ पर AgNO3 बच जाएगा क्योंकि ये एक्सेस में है, तो Ag+ अभी भी अवेलेबल है, तो किसका एडजॉर्प्शन हो गया उसमें? Ag+ का। इस तरह से पॉजिटिव सॉल्ट बन गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सॉल्ट कैसे बनते हैं। वैसे एक और एग्जांपल है जो आपके बुक में लिखा हुआ कि मान लेते हैं कि आप FeCl3 से फेरिक हाइड्रोक्साइड बना रहे हो, FeOH, या आपके बुक में Fe2O3 XH2O भी लिखा हो सकता है। तो ये जो मैंने लिखा है और ये एक ही चीज़ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एक ही चीज़ है।
तो जैसे ही ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको वाटर में मिक्स कर देते हो, इसमें वाटर डाल देते हो, तो ये अपने ऊपर Fe3+ का एडजॉर्प्शन कर लेगा, या FeCl3 डाल देते हो तो अपने ऊपर Fe3+ का एडजॉर्प्शन करके ये पॉजिटिव चार्ज का सॉल्ट बना लेगा। लेकिन अभी अगर आप इसी सॉल्ट में NaOH डाल देते हो, NaOH का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर OH- अवेलेबल है और इसके अंदर भी OH- अवेलेबल है, तो यही FeOH होल थ्राइस के ऊपर OH- का एडजॉर्प्शन हो जाएगा और ये बना लेगा नेगेटिव सॉल्ट। क्लियर हुआ? तो यानी कि कुल मिला के जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉमन आयन अवेलेबल है उस मिक्सचर के अंदर, उसी हिसाब से उसके ऊपर चार्ज एडजॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि चार्ज आया कैसे। क्लियर? अब ये क्योंकि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है कि चार्ज कैसे आ रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या ज़ीटा पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो उससे पहले हमें समझना है डबल लेयर क्या होती है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये Ag का मॉलिक्यूल था और इसकी चारों तरफ आपने Ag+ को एडजॉर्ब कराया, क्योंकि Ag+ कब होगा, जब Ki इज़ रिएक्टिंग विद AgNO3, तो इसमें Ag+ का एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर हो गया ना? मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि Ag+ इसमें एडजॉर्ब हुआ। तो Ki लेसर था, Ag+ एक्सेस में था, Ki तो पूरी तरह से कंज्यूम हुआ, क्या बच गया है मिक्सचर में, AgNO3। तो Ag+ तो एडजॉर्ब हुआ, पर NO3- भी तो वहाँ पे है, तो NO3- जो होगा वो इसकी सराउंडिंग में घूमता रहेगा इस तरीके से। NO3-, सारे NO3- इसके सराउंडिंग में ही तो रहेंगे, कहीं और तो जाएंगे नहीं। ठीक है, ऐसे ये हो गया। उसी तरह सिमिलरली अगर मान लेते हैं Agi ये था, ये नेगेटिवली ये पॉजिटिवली चार्ज था। अभी जो मैंने बनाया था ये आपका नेगेटिवली चार्ज था, अब मैं पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट बना रहा हूँ। तो इसके चारों तरफ इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि हमने कहा कि Ki एक्सेस में है, AgNO3 लेसर है, तो सारा AgNO3 तो यूज़ हो गया, पर Ki अवेलेबल है, तो किसका एडजॉर्प्शन हुआ इसके ऊपर, I- का हुआ। तो इस तरह से ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट बना रहा था। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट बनाएगा। तो ये I- कहाँ से आया, Ki से आया, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, K+ सराउंड करेगा इसको। ठीक है, तो इसी को हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर के हिसाब से अगर मैं समझाऊँ तो ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन था, पर अगर आप देखो कि मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव सॉल्ट था Agi, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें ये एक लेयर होगी जो कि Ag+ की होगी, और उसके सराउंडिंग में मैंने आपसे क्या कहा, Ag+ के साथ साथ NO3- इस तरह से उसको सराउंड कर लेगा। तो इन्होंने कहा हेल्महोल्ट्ज़ ने कि जैसे मान लेते हैं कि ये Agi ऐसे करके है, ये ना सारे Agi ऐसे करके। तो ये जो लेयर है, दिस लेयर इज़ फिक्स्ड लेयर, ये फिक्स्ड लेयर है। और ये है जो मोबाइल लेयर है, डिफ्यूज़ कह सकते हैं उसको, ये डिफ्यूज्ड लेयर है। तो इसी को हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का नाम देते हैं। दिस इज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि थाउजेंड्स में, करोड्स में नंबर चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो उनको एक सीरीज़ में इन्होंने लिख लिया। तो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले एक साइड में हो गए, तो उसका काउंट, इसको कहते हैं काउंटर आयन। जो चारों तरफ आप देख रहे हो ये काउंटर आयन है। तो जैसे मान लो तो Ag+ था, तो NO3- के काउंटर आयन से यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, तो ये दो अलग डिफरेंट चार्जेस की लेयर्स हो जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में के बीच में, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर दो अपोजिटली चार्ज लेयर आमने सामने आती हैं तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एट द इंटरफेस ऑफ फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर डेवलप कर रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या ज़ीटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। So the potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges is called the electrokinetic potential or zeta potential. तो ये जो हम potential difference बोल रहे हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, zeta potential या फिर electrokinetic potential। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब है इसका। फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ये डिफ्यूज लेयर क्यों बोलें, क्योंकि ये मूव कर सकती है, लेकिन जो ये पहली लेयर है वो फिक्स्ड होगी। इसी तरह से अगर आप नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहो वो भी बन जाएगा। मान लेते हैं ये Agi था, इस पर I- का एडजॉर्प्शन, बहुत सारे Agi होंगे यहाँ I-,
फिर आई माइनस, ऐसे ही आई माइनस, सब में आई माइनस लगा होगा, तो ये फिक्स लेयर होगी और इसके चारों तरफ के प्लस आ जाएगा इस तरीके से, तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगी, ये मूव कर सकती है। इसके आगे बहुत सारी होंगी, सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे बहुत सारी होंगी, वो सब डिफ्यूज़ लेयर में आ जाएंगी। तो फिक्स्ड और डिफ्यूज़ लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है उसी को हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल, चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्ट्स, सॉल्यूशंस कह सकते हो। अब आती है बात कुछ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि चार्ज आ गया इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में जो हमारी पहली आएगी वो कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहती है कि अगर हमने इस कोलाइडल को एक यू ट्यूब में रखा, यू ट्यूब है इस तरीके से, इस यू ट्यूब में हमने उस कोलाइडल सॉल्यूशंस को भर रखा है और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स मेटल के हैंग कर रखे हैं इस तरीके से। इनको हमने इनके अपने सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रिकल सोर्स से। तो जैसे ही आप इसमें करंट पास करोगे वैसे ही, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होगा तो किधर जाएगा, वो यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा और सारे के सारे कोलाइडल चार्ज पार्टिकल्स इस कॉर्नर पे आ जाएंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर आएंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे तो इधर जाएंगे, मतलब अपोजिट चार्ज के अपोजिट टर्मिनल की तरफ ये मूव कर जाएंगे। ओके, तो ये हो गया, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? इट इज़ द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, इसको अगर हम प्रैक्टिकल भी ऑब्जर्व करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स को लेंगे जो कोई ना कोई कलर शो करते हैं। तो जब आप कलर शो करते होंगे तो वैसे उसका कलर इवन होगा, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वैसे ही सारे के सारे चार्ज पार्टिकल जब एक कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कलर की इंटेंसिटी एक तरफ बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ अपने आप कम हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। क्या ध्यान रखना है कि हर एक कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होता है, तो जैसे आप करंट पास करोगे इलेक्ट्रोड्स लगा के तो अपोजिट चार्ज की तरफ वो जो डिस्पर्स फेज है वो मूव कर जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, आप देख लीजिएगा आपकी रेफरेंस बुक में, आर्सेनिक सल्फाइड का या फेरिक हाइड्रोक्साइड का, कि जो कलर होता है वो उसमें आपको मूव होता दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ सारे आयंस एक्यूमुलेट हो गए हैं तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। इस तरफ मान लो आ गए हैं और ये कलर था तो यहाँ कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने कोलाइडल डिस्पर्स फेज का मूवमेंट कहा था कि डिस्पर्स फेज मूव करते हैं। हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या करते हैं, वही यू ट्यूब होती है, इसी यू ट्यूब में सेम उसी तरह से इलेक्ट्रोड्स को आप हैंग करते हो और इसमें आपने यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन को भर रखा है। पर हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ मेम्ब्रेन लगा देते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है मूव करने के लिए, वो कोलाइडल पार्टिकल्स को वहीं रोक कर रखती है। और जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स को रोक के रखेगी तो अब आप करंट पास करोगे तो क्या कोलाइडल पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रही है, पर जो डिस्पर्जन मीडियम वो मूव करेगा। तो जब डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। इसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहें तो आप देखो, एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस डायग्राम में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्या हो जाता है, जिसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें है क्या, इसमें देखिए ए जो जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पे कोलाइडल सॉल्ट को हम फिल कर देते हैं और उसको हम दोनों तरफ से डी एंड डी डैश सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं। और बी और सी जो चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स में आपने प्योर वाटर को यानी कि डिस्पर्जन मीडियम को भर के रखा हुआ है और आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को भी लगा रखा है। आप जैसे इसके अंदर करंट पास करोगे तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कोलाइडल है वो किस मतलब चार्ज को पजेस कर रहा है, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होगी। ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर जो हमारा कोलाइडल है ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल है तो मीडियम जो होगा तो मीडियम अपने आप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसकी वजह से जो मूवमेंट है वो किसकी तरफ होगा, सी से बी की तरफ, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट होगा। ओके, इस डायग्राम को अगर आप देखिए तो ओके,
उसी तरह से अगर मान लेते नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट भरा होता तो डिस्पर्जन मीडियम हमारा पॉजिटिव होता, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि ये B से C की तरफ मूव करेगा डिस्पर्जन मीडियम, तो इसी को हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड whereas colloidal particles are not allowed to move। ओके, तो ये तो हो गया आपका पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइड्स, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस तक की पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। बच गया आपका कोगुलेशन, जो हम नेक्स्ट हेडिंग में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम वहीं पे फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।